नमस्कार बच्चों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। आज YouTube चैनल के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। टॉपिक अंतिम वर्ष की कक्षा की सेकंड पेपर यानी राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण जो विषय जिसमें दिए गए हैं, महत्वपूर्ण बातें जिसमें हैं, उसमें से एक कुंभा की जो है सैनिक उपलब्धियाँ। इसका तो वीडियो आप देख चुके होंगे, उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर। महाराणा कुंभा का इतिहास में जो स्थान विजेता के रूप में है, उससे महत्वपूर्ण स्थान उनका स्थापत्य कला और विद्या अनुरागी या विद्योन्नति के संबंध में है। उसने जो है मेवाड़ में जो शुरुआत से स्थापत्य विकास की परंपरा है, उसको तो उसे मिली ही थी पुश्तैनी रूप से, जिसमें कि मुख्य रूप से मंदिर, किले, वापी, जलाशय आदि थे। इस दिशा में अपनी रुचि को अत्यधिक होने से उसने ये ही परंपरा नहीं निभाई, बल्कि उसे और अलग तरह से पल्लवित किया, विकसित किया। सैनिक या सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने कई किले बनाए, कई शहर बनाए। इनसे जो है एक नवजीवन का संचार किया। उसने जो निर्माण की योजना बनाई, यहाँ तक कि मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य स्थापित करके उसने नूतन चेतना को जन्म दिया। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्थापत्य कला पर। जहाँ तक सामरिक स्थापत्य का प्रश्न है, किला जो है वो उस समय सर्वश्रेष्ठ हुआ करता था, क्योंकि जब भी कभी हमला हुआ करता था तो राजा जो है, शासक जो है, अपने महत्वपूर्ण अधिकारियों, कर्मचारियों और जनता समेत काफ़ी कुछ किले के अंदर सभी लोग चले जाते थे। तो दुर्ग निर्माण सर्वप्रथम है सामरिक दृष्टि से। मेवाड़ की सुरक्षा प्रबंध के लिए ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के कुल 84 किलों में से 32 किले जो हैं महाराणा कुंभा ने बनाए थे। अपने राज्य की पश्चिमी सीमा और सिरोही के बीच में कई तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए उसने सिरोही के निकट बसंती का दुर्ग बनवाया। मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए उसने मचान का दुर्ग बनवाया। इसी सिलसिले में कोलन और बदनौर के निकट बैराट के दुर्गों की भी स्थापना की गई। भोमट के क्षेत्र में भी कई दुर्ग बनवाए गए, जिससे भीलों की शक्ति पर प्रभाव स्थापित किया जा सके। ये सभी दुर्ग जो हैं राज्य की पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा की सुरक्षा के संबंध में थे। केंद्रीय शक्ति को पश्चिमी क्षेत्र में अधिक सशक्त बनाने के लिए और सीमांत भागों तक टाइमली सैनिक सहायता पहुंचाने के लिए आबू में 1502 विक्रम संवत में अचलगढ़ का किला बनवाया। यहाँ ये जो किला है पुराना प्राचीन परमारों का दुर्ग था, उसी के अवशेषों पर इसे वापस बनाया गया है और इस तरह से बनाया गया है कि उस समय की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी तरह से हो सके। उसने स्वयं अपने निवास के लिए और सेना के रहने के लिए निवास स्थान बनाए, सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए गोदाम जहां अनाज इकट्ठा किया जा सके और कृत्रिम पानी की टंकियां बनवाई। बुर्ज और द्वार इस तरह से बनवाए गए, इस तरह से किले को सुरक्षित किया गया कि सीधी चढ़ाई में शत्रु इस पर अचानक कभी भी हमला नहीं कर सकते। यहाँ के ओखा मंडल, श्रावण भादो, हनुमान पौल, चंपा पौल आदि स्थापत्य के प्रतीक हैं, जो कि आज भी उसके निर्माणकर्ता के जो है परिष्कृत विचार हैं उसकी दुहाई दे रहे हैं। इसके अलावा अरावली की पश्चिमी शाखा के छोर में महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का किला बनवाया, जो सैनिक उपयोगिता और निवास की आवश्यकता की पूर्ति बनता है। ये किला जो है उसकी सामरिक योग्यता का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। 1443 में कहते हैं उसे बनवाना शुरू किया गया था पुराने किले के ध्वंसावशेषों पर, और 1459 में ये बन करके पूरा हो गया। इसका मुख्य शिल्पी था मंडन। किले को कई पहाड़ियों और घाटियों को मिलाकर ऐसा बनाया गया था कि इसकी सुरक्षा ऑटोमेटिक हो जाती थी। बीच वाले ऊंचे स्थान मंदिर, मकान और महल के लिए रखे गए थे। समतल भूमि खेतों के लिए और जो ढलान थे वहाँ तालाब बनाने के लिए या जलाशय बनाने के लिए जगह बनाई गई थी। किले का सबसे ऊंचा भाग है कटारगढ़, जिसे कहा जाता है, वो अंतर्स्थित दुर्ग के लिए काम में लिया जाता था। इस पूरे क्षेत्र को सुदृढ़ दीवारों और द्वारों से घेर लिया गया था, जिससे दुर्ग में आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता है। बच्चों, चीन की दीवार के बाद जो सबसे लंबी दीवार दूसरे नंबर पर है मैनमेड, मनुष्य द्वारा निर्मित, वो कुंभलगढ़ के किले की ही दीवार कही जाती है। और इसी कारण आपको याद रखना चाहिए विश्व के स्थापत्य में भी कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है।
अगर बड़े लंबे समय तक कभी घेरा चले तो किला पानी और रसद की दृष्टि से दूसरों पर निर्भर नहीं था, ऑटोमेटिक इनकी पूर्ति यहीं से हो जाती थी। किले की प्राचीर ढलान इस तरह से बनाए गए थे, उन पर सीढ़ी लगाकर बाहर से चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। ये प्राचीर अंदर से इतने चौड़े थे कि यहाँ सिर्फ सैनिक ही नहीं, घोड़े भी चल सकते थे और मोर्चों पर रहकर आसानी से दुश्मनों का मुकाबला कर सकते थे। इसमें कई सारे मंदिर जो है शांति या युद्ध की स्थिति में धार्मिक प्रेरणा द्वारा सैनिकों का और नागरिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उपयोगी थे। कटारगढ़ में जो कुंभा के महल हैं उसके सादे जीवन के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। उसने देश की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाने में तो बहुत पैसा लगाया, परंतु अपने जो महल थे, अपने निवास स्थान थे, उसको बिल्कुल साधारण तरीके से बनवाया। ये उसकी जो है सादा जीवन, उच्च विचार वाले आप कह सकते हैं परिपाटी जो हमारे देश में वर्षों से चली आ रही है, ये उसका उदाहरण है। इस भाग में भी पानी को इकट्ठा रखने के लिए, अनाज को इकट्ठा रखने के लिए कृत्रिम साधनों को काम में लाया गया। गढ़ के ढलान में बांधों को बनाकर तालाब बनाए गए और इनको नालियों द्वारा जोड़ा गया। इसी गढ़ में मामादेव का मंदिर और कुंवर पृथ्वीराज का स्मारक है, आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देवी का स्थान अपने ढंग का उत्तम स्थापत्य का नमूना है। हालांकि टॉड ने तो इसे यूनानी शैली के अंतर्गत माना है, पर ये वास्तव में शास्त्रोक्त प्रणाली से बना हुआ यज्ञ स्थान है। इसके अलावा इसमें कई सारे शैव और जैन मंदिर भी हैं। केलवाड़े के कस्बे के पश्चिम में जाने वाला मार्ग में ऊंचाई पर ओरटपोल आती है जो पहाड़ों की नाकाबंदी से बनी हुई है। यहीं से फिर 1 मील दूसरे द्वार आता है जिसे हल्लापोल। गढ़ के प्रमुख प्रवेश द्वार पर हनुमान की मूर्ति है, जिसे इसी कारण पौल को हनुमान पौल कहा जाता है। इसके आगे विजय पौल। फिर ये गढ़ जो है, महल में आप आना शुरू हो जाओगे। राजमहल और आसपास की बस्ती के लिए सुरक्षा की व्यवस्था इसमें की गई है। महाराणा कुंभा के बाद भी सदियों तक मेवाड़ के शासकों की ये गढ़ एक तरह से रक्षा करता रहा। कुंभालगढ़ के अलावा चित्तौड़ किले को भी महाराणा ने कुछ अलग तरीके से बनवाया। वैसे तो ये गढ़ पहले से ही चारों ओर से खुले मैदान और पहाड़ी पर बना हुआ था, परंतु इसे 7 द्वारों से सुरक्षित करके कई बुर्ज से घेर कर बनवाया इसने वापस से गया। इसी समय कई स्थानों के प्राचीरों को नई प्राचीरों से जोड़ा गया। उसने ही वहाँ पर सुप्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था, जिसकी समाप्ति 1505 में हुई थी। कीर्ति स्तंभ जैनियों द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा विजय स्तंभ जो है कुंभलगढ़ के चित्तौड़गढ़ के किले में ही बना हुआ है, जो कि उसकी मालवा विजय की स्मृति में बनाया गया है। इसमें बने हुए जो चित्तौड़ के किले में प्राचीन महल जो थे उसने अपने ढंग से बनवाए। इन महलों के साथ रानियों और राजकुमारों के रहने के लिए आवास भी बनवाए। राजप्रसाद के अहाते में उसने शस्त्रागार, कोषागार आदि बनवाए। किले में सैनिकों के लिए, जनसाधारण के लिए कई बावड़ियाँ, कुंड, तालाब भी कुंभा ने बनवाए। सिर्फ यही नहीं है कि उसने किले भी बनवाए, कुंभा के समय में मंदिरों के स्थापत्य के लिए भी ये काल बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने समय की निर्माण शैली से तो भिन्न नहीं है ये बिल्कुल ही, लेकिन विशालता और तक्षण कला में ये विलक्षण आप कह सकते हो। ऐसे मंदिरों में एक तो कुंभा स्वामी का मंदिर और श्रृंगार चौरी का मंदिर जो कि चित्तौड़ किले में है, मीरा मंदिर, एकलिंगजी का मंदिर, रणकपुर का मंदिर जो कि पाली जिले में, आपके ही जिले में अवस्थित है, कुंभा के समय में बनवाया गया था। ये भी इस काल की देव मूर्तियाँ आभूषणों और केश में सर्वथा नवीन प्रसाधन से युक्त हैं। ये जो मंदिर हैं इनमें 15वीं शताब्दी के जीवन की घटनाएं और पौराणिक कथाएं बहुत ही सफाई और शक्ति से उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा जो विजय स्तंभ है जो कि चित्तौड़ के किले में है, ये विजय स्तंभ जो है आप इसको हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश कह सकते हो। इसमें हिंदू देवताओं का अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग ढंग से जिस प्रकार विहस्त ढंग से चित्रण किया गया है वो कुंभा और उसके कारीगरों की दक्षता का प्रमाण है। अब हम आ जाते हैं विद्यानुराग के बारे में भी। कुंभा जो है सिर्फ वीर, युद्ध कुशल, कला प्रेमी नहीं था, स्थापत्यकार ही नहीं था, बल्कि विद्यानुरागी भी था। उसके दरबार में कई विद्वान थे और इसके अलावा कई विद्वानों को उसने सम्मानित भी किया था। कुंभा खुद वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति, साहित्य इन सभी में बड़ा निपुण था। उसने कई सारे पुस्तकों की रचना की। इसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध, संगीत से संबंधित ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसिक प्रिय टीका और संगीत रत्नाकर भी टीका लिखी थी।
जो खुद ही विद्वान नहीं था बल्कि विद्वानों को आश्रय भी देता था। मंडन नाम का प्रसिद्ध शिल्पी उसका आश्रित था, जिसको मैंने बताया कुंभलगढ़ का किला जिसके अधीन बनाया। मंडन ने कई पुस्तकें लिखी जिसमें देवमूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र आदि प्रमुख है। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, कला निधि, द्वार दीपिका नामक पुस्तकें लिखी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि और कवि महेश उसके दरबार में रहते थे। इसके अलावा कान्हव्यास एकलिंग महात्म्य का जो रचयिता वो भी उसके दरबार में रहते थे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के ही साहित्य की प्रगति हुई, जैन धर्म के साहित्य की भी उसके समय में बहुत प्रगति हुई। सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र, सोमदेव, भुवन सुंदर सूरी, माणिक्य, सुंदर गुणी आदि कई विद्वान थे जो कुंभाकालीन थे, जैन विद्वान थे जिन्होंने उस युग के शिक्षा के स्तर को उन्नत किया था। इसके अतिरिक्त कुंभा का जो विद्यानुराग है वो कई मामलों में विलक्षण है। कई सारे विद्वानों का वो आश्रयदाता ही नहीं था बल्कि खुद भी अच्छा साहित्यकार, अच्छा कवि था। अब अंत में हम आ जाते हैं कुंभा की मृत्यु कैसे हुई। इतने वीर, इतने साहसी, हिम्मत नहीं हारने वाले, अपने पड़ोसी राज्य जो आक्रामक थे उनको धूल चटाने वाले और जिन्होंने जब समर्पण कर दिया तो उनके साथ सहयोग की भावना को पल्लवित करने वाले ऐसे विद्यानुरागी, व्यवहारिक, दूरदर्शी शासक का अंत जो है वो अच्छा नहीं रहा। जब वे वृद्ध हो गए, 35 वर्ष तक उन्होंने शासन किया तो अपने अंतिम दिनों में उन्हें उन्माद का रोग हो गया था। ज़्यादातर जो है वो अपना समय जो है भामादेव के पास में तालाब के पास बिताया करते थे। उनका जो बड़ा पुत्र उदा था वो अपने पिता की ऐसी हालत से जो है दुखी क्या था, वो जल्दी से जल्दी शासक बनना चाहता था और इसी शासक बनने के लालच में 1468 में कुंभलगढ़ के किले में कटारगढ़ जो कि सबसे ऊंची जगह है वहाँ पर उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। मेवाड़ के इतिहास में उदा को पितृहंता या पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है। जहाँ तक विस्तार नीति का प्रश्न है वो महाराणा सांगा के आप देख सकते हो उस कैटेगरी का था। अगर विद्या में उन्नति और कला की अभिवृद्धि का है तो उस कला से विशेष अनुराग रखने के कारण उसने साहित्य, कला, नाट्यशास्त्र, भाषा, दर्शन आदि में नवचेतना का संचार किया। इन सब कलाओं की जो उन्नति कुंभा के काल में हुई वो कहीं और नहीं दिखती है। वो भी ऐसे समय में जब मालवा और गुजरात के साथ में युद्ध की स्थिति कितने समय तक बनी रही थी। कुंभा के व्यक्तित्व के संबंध में कर्नल टॉड, जिन्होंने कि पहली बार राजस्थान का इतिहास व्यवस्थित रूप से लिखने का प्रयास किया, कि महाराणा हमीर की शक्ति, लाखा का कला प्रेम और वह प्रतिभा जिसने घग्गर नदी के तट पर फिर से मेवाड़ के झंडे स्थापित कर दिए वो कुंभा में थी। हरविलास शारदा ने भी कुंभा को एक महान शासक, महान सेनाध्यक्ष, महान निर्माता और वरिष्ठ विद्वान कहा गया है। इसके अलावा जो भी राजस्थान के इतिहासकार हैं उन सभी ने कुंभा की मुक्तकंठ से न सिर्फ उसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण बल्कि उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भी प्रशंसा की है। वैसे कुंभा सिर्फ युद्ध कला में ही महान नहीं था, शांति की उपलब्धियों में सर्वोपरि था। वो इतना विद्वान था जिसने वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद इनमें निपुणता हासिल कर ली थी। खुद एक अच्छा कवि था और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके अलावा वास्तुकला में रुचि प्रदर्शित करके अच्छे निर्माता के गुण उसने अर्जित कर दिए। आज भी कुंभलगढ़ का किला कुंभा के विशाल व्यक्तित्व का, कुंभा के मस्तिष्क का आप दर्पण कह सकते हो, जो कि लंबे समय तक महाराणा कुंभा जैसे विशाल शासक का जब जब लोग उसे देखेंगे तो कुंभा का स्मरण ज़रूर हो जाएगा। इतना कहकर ही आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।